हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। हम ये जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज होता क्या है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौसम क्या होता है। हमारी डेली रूटीन में जो आप रात को टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो इसमें आप जो मौसम देखते हैं, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि आज इतनी ह्यूमिडिटी रहेगी, इतनी विंड की वेलोसिटी रहेगी, आज मौसम ऐसा रहेगा, बारिश हो सकती है, तो ये सब कुछ क्या कहलाता है, आपका मौसम होता है। लेकिन यदि हम बात करें जलवायु या क्लाइमेट, तो किसी पर्टिकुलर एरिया का एक कम से कम 30 साल तक जो वहाँ का मौसम रहता है, उसी के एवरेज को जलवायु कहा जाता है। फिर से कहता हूँ, ठीक है, जो रेगुलर लाइफ में हमारा हर दिन का जो तापमान होता है, बारिश होती है, ठीक है, ये जो पूरा पैटर्न होता है, इसे मौसम कहा जाता है। और किसी पर्टिकुलर एरिया का कम से कम 30 साल में वहाँ का ऑन एन एवरेज जो मौसम होता है, उसी को जलवायु कहा जाता है। और जब इस जलवायु या क्लाइमेट में जो चेंज होता है, तो इसे ही क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। जब ये क्लाइमेट चेंज होता है तो इसके कारण कई सारे इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, ये किन कारणों से होता है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या होता है, हम वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्लाइमेट चेंज होता है। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक हो सकता है कि नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है, तो इसमें कई सारे कारण हैं, नेचुरल कारण हैं जिनके कारण क्लाइमेट चेंज होता है। जिनमें सबसे पहला है आपका महाद्वीपीय विस्थापन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। तो कहीं भी कॉन्टिनेंट का जो ड्रिफ्ट होता है, तो इसके कारण भी जो क्लाइमेट रहता है उसमें चेंज आते हैं। लैंड मास जो रहते हैं, ठीक है, उसके फिजिकल फीचर्स बदलते चले जाते हैं। और अभी भी जो कॉन्टिनेंट है उनकी ड्रिफ्टिंग अभी भी हो रही है। इसके कारण क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। दूसरा जो कारण है, अर्थ के ऑर्बिट में वेरिएशन, ठीक है। पृथ्वी अपना जो कक्ष में घूमती है, ठीक है, तो यदि इसमें ज़रा सा भी वेरिएशन आता है, तो अर्थ के ऊपर जो एवरेज सनशाइन होता है, सूर्य की जो रोशनी आती है, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। और जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो मौसम होते हैं, सीजन्स होते हैं, ठीक है, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आ जाएगा। तीसरा जो कारण है वो है प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। अर्थ के जो कोर होता है, वहाँ पे अर्थ के कोर में टेम्परेचर यदि चेंज होता है, ठीक है, और वहाँ से जो कन्वेक्शन करंट निकलते हैं, इसके कारण प्लेट टेक्टोनिक होने के कारण, या जो टेक्टोनिक प्लेट हैं इनके मूवमेंट के कारण भी आपका जो क्लाइमेट है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल्केनिक एक्टिविटी या आपकी ज्वालामुखीय घटनाएं। देखिए, कहीं पे भी यदि वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कई सारे डस्ट पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। अब जो वॉल्केनिक इरप्शन रहता है, ये तो कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने का होता है। लेकिन इसके कारण जो मटेरियल बाहर आता है, जो गैसेस रहती हैं, ऐश रहती हैं, ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बनी रहती हैं। और इसके कारण मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती है, कई सारे गैसेस इमिट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, कई सारे ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वाटर वेपर रहता है। तो इसके कारण भी क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा ओशन करेंट्स, ठीक है, जो समुद्र में जो जलधाराएं होती हैं, ये भी क्लाइमेट का एक बहुत मेजर सिस्टम होता है। और ओशन करेंट्स के कारण भी कहीं पे जो क्लाइमेट चेंज रहता है इसमें फ़र्क आ जाता है। यदि हम दूसरा पॉइंट की बात करें कि ऐसे कौन से मानव जनित कारण हैं जिनके कारण क्लाइमेट चेंज होता है, तो इसका सबसे जो बेसिक कारण है, उसमें आप ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है, कई सारे गैसेस आते हैं जिसमें मिथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कहाँ से इमिट होते हैं, जैसे कि जो मिथेन है, ठीक है, जो भी आपका जो बायो डिग्रेडेशन होता है, तो इसके कारण मिथेन रिलीज़ होती है। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेंट रहते हैं, एयर कंडीशनर रहता है, इनसे आपका
CFC रिलीज़ होता है, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन सारी जो चीज़ें हैं इनके कारण आपका क्लाइमेट चेंज में परिवर्तन आता है। दूसरा जो आप कारण बोल सकते हो, अर्बनाइजेशन के कारण भी काफ़ी हम लोगों का जो भी लाइफ स्टाइल है काफ़ी तेज़ी से बदली है, और इसके कारण भी क्लाइमेट में काफ़ी हद तक चेंज आता चला जा रहा है। इसके अलावा हम यदि बात करें लैंड यूज़ पैटर्न, ठीक है, भूमि के उपयोग में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, इसके कारण भी आपका क्लाइमेट में परिवर्तन आता चला जा रहा है। अब हम बात करते हैं, हमने जाना कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ उसकी हर एक की अपनी एक डिटेल है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, वेरियस जो गैसेस हैं इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, लैंड यूज़ पैटर्न कैसे होते हैं, ठीक है, ओशन करेंट्स होते हैं। लेकिन हम फिलहाल में उन डिटेल में नहीं जा सकते हैं, इसलिए सिर्फ मैं आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में बताता चल रहा हूँ। तो हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, हमने ये भी जाना कि क्लाइमेट चेंज किन किन कारणों से होता है। एक उसमें बताया कि नेचुरल कॉजेज़ होते हैं, नेचुरल कॉजेज़ में मैंने आपको कई सारी बातें बताई, ठीक है, ओशन करंट्स के कारण होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी, इस तरह से मैंने बताया। और मैंने ह्यूमन के कारण भी बताया कि अर्बनाइजेशन है, लैंड यूज़ पैटर्न है, ठीक है, और इस तरह से हमने बात की। अब हम ये बात करते हैं कि यदि कहीं पर भी क्लाइमेट चेंज होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, जो क्लाइमेट चेंज होता है किसी ये पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है और ये ग्लोबल लेवल पर भी हो सकता है। अब यदि कहीं पर क्लाइमेट चेंज होता है तो इसके कारण कई सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो ओशंस हैं उनकी वार्मिंग शुरू हो जाती है, ओशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है, और इसके कारण जो बिल्कुल समुद्र के नज़दीक में बसे हुए शहर होते हैं उनके डूबने का खतरा मंडराता चला जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम यदि बात करें कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जहीं जहाँ पर भी आइस शीट्स हैं, ठीक है, जो बर्फ़ है वहाँ पे वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है, जो ग्लेशियल हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं, स्नो कवर कम हो रहा है, सी लेवल बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, और कहीं भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट होने लगे हैं, जैसे कि बादल फट जाना, कहीं पर आग लग जाती है, अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी, ठीक है, जो ओशंस हैं इनका एसिडिफिकेशन होता चला जा रहा है। तो इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है इसका कई सारा इफ़ेक्ट होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। यदि क्लाइमेट चेंज होता रहेगा तो इसके कारण जो साइक्लोन्स हैं उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो सॉइल्स हैं, वेजिटेशन है, इनके पैटर्न में भी बदलाव आ जाएगा। जो बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन जो पैटर्न्स हैं उनमें भी कई सारे चेंजेस आते चले जाएंगे। हमने बात की क्लाइमेट चेंज क्या होता है, हमने ये भी जाना कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, हमने ये भी जाना कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये एक इनिशिएटिव था जो कि डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यूएनईपी का था, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो दोनों बॉडी हैं डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी, इन्होंने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक मैकेनिज़्म तैयार की थी, जिसमें ये बात की गई थी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है गवर्नमेंटल लेवल पे इसको स्टडी किया जाएगा और फिर इसको किस तरह से अडेप्ट करना है, मिटिगेशन करना है, उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो ये सारी की सारी जानकारी आईपीसीसी के द्वारा तैयार करके एक मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश करना था, जिसे बोला जाता है आईपीसीसी। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर सकते हैं कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, और जहाँ पे जो भी आपकी गैसेस थी जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, तो उनके इमिशन रिडक्शन टारगेट सेट किए गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, जहाँ पे ओजोन जो ओजोन लेयर रहती है, ठीक है, ओजोन इमिशन को रोकने की बात की गई थी। इसके अलावा आप पेरिस एग्रीमेंट की बात यहाँ पे बता सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई थी कि जो भी ग्लोबल टेम्परेचर है, ठीक है, जो भी ग्लोबल टेम्परेचर है तो आपको इसको 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल एरिया था, प्री इंडस्ट्रियल जो टाइम था तब जो टेम्परेचर था, तो उस टेम्परेचर के 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, और मिनिमम से मिनिमम आपको 1.5 डिग्री
डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट में बात की गई थी। इसके अलावा और भी कई सारे बात कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी तैयार की गई थी 1991 में, 1991 में GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी लाई गई थी, जिसमें क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, ओजोन, ठीक है, ओजोन के कारण जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इन सब के रोकने के लिए जो भी प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे उनकी जो फंडिंग थी वो GEF के थ्रू होनी थी। तो ये सब हमने बात की कि वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोका जा सके। तो सबसे पहले तो NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज ये लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें कई सारे आपके इनिशिएटिव शुरू किए गए थे। ठीक है, NAPCC 2008 में शुरू किया गया था और इसमें कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे। जैसे कि बात करें नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटाट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए नेशनल मिशन लाया गया था। तो इस तरह से कई सारे मिशन लॉन्च किए गए थे NAPCC के तहत, जिसमें ये बात की गई थी कि गवर्नमेंट को ये जो वेरियस मिशन है, जैसे कि सोलर मिशन में ये बात की गई थी कि जो भी सोलर एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। नेशनल वाटर मिशन लॉन्च किया गया था, तो इसमें ये बात की गई थी कि जो भी आपका वाटर है इसका एक प्रॉपरली तरीके से हमको यूज़ करना है। ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था, तो इसमें ये बात की गई थी कि हमारा ऑल ओवर इंडिया पे जो भी फॉरेस्ट एरिया उसको 30%, 33% तक लेके जाना है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब जो एनर्जी है उसको बहुत एफिशिएंटली यूज़ करना है। ठीक है, सस्टेनेबल हैबिटेट के ऊपर मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये NAPCC गवर्नमेंट का ये एक्शन प्लान था जिसमें कई सारी बातें की गई थी। इसके अलावा आप और भी बातें बता सकते हैं, और भी कई बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो इसको बताइएगा कि ये हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट थी और फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उनके साथ मिलके 2015 में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस लाया गया था। ठीक है, और इसमें भी जो कंट्री सोलर रिच हैं, मतलब जहाँ पे आपका सनलाइट अच्छी रहती है, तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आप और भी बातें कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट उज्ज्वला स्कीम लेके आई थी। उज्ज्वला स्कीम में गवर्नमेंट ने जो LPG सिलेंडर थे ये प्रोवाइड किए थे ताकि एयर पोल्यूशन को रोका जा सके। उजाला स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसमें जो LED बल्ब थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन का आप इसमें जिक्र कर सकते हो। ये सब भी क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं। फेम स्कीम की आप इधर पे बात कर सकते हो। फेम स्कीम में जो आपके इको फ्रेंडली व्हीकल या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे उनको स्टार्ट करने की बात की गई थी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की। हमने बात की कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, हमने जाना कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, हमने ये भी जाना कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इसके अलावा हमने ये जाना कि वर्ल्ड लेवल पे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। हमने ये भी जाना कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या पहल की हैं। अब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चैलेंज तो यही है, मतलब बात करें हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट। ठीक है, आपको क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो जो भी मेजर प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तो उनको आपको आपके पास मनी होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है आपका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपके पास फंड्स नहीं है, दूसरी बात आपके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ठीक है, तो इंडिया हमेशा से रिक्वेस्ट करता रहा है डेवलप्ड कंट्रीज से कि आपको हमारी हेल्प करना चाहिए और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो जो कार्बन एमिशन के मुद्दे हैं इन पे बात करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, तो इनको भी जो फंड्स वगैरह हैं उसमें हेल्प करना चाहिए। इंडिया का ये कहना है कि जो प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन है, ठीक है, तो उसके बेस पे हमको कैलकुलेशन करनी चाहिए, जबकि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इस बात पे एग्री नहीं है। ठीक है, वो पर कैपिटा एमिशन की बात करते हैं। तो हमने ये जाना कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको मैनेज करने में अडेप्टेशन और इसके मिटिगेशन में क्या क्या रुकावटें हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज में अल्टीमेटली क्या कंक्लूज़न अब कहा जा सकता है। तो आप यही कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमको अडेप्टेशन और मिटिगेशन फॉलो करना होगा, और इधर पे लोगों के माइंडसेट में भी काफ़ी हद तक चेंज लाना पड़ेगा ताकि जलवायु जो परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, इसको रोका जा सके।
थैंक यू।